दोस्तों कक्षा 9 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये एक वीडियो है। इसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ये बहुविकल्पीय प्रश्न है और मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करना और मेरे हल करने से पहले आप क्वेश्चन स्वयं हल करने का प्रयास करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने सामने ये देख सकते हैं। प्रश्न है y अक्ष पर y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 2 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु है। तो कौन सा इनमें ऐसा बिंदु है जो कि y अक्ष पर है और वो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 2 इकाई पर है। तो आप एक बात का ध्यान रखना कि जब भी कोई बिंदु y अक्ष पर होता है तो y अक्ष पर x 0 होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर x0 कहाँ है? एक तो इसमें 0 है, एक इसमें 0 है। आपको आइडिया होगा ना, आपको पता होगा कि जब भी किसी बिंदु को लिखा जाता है तो उसमें हम पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं। तो ये x है, तो x 0 है। क्यों? क्योंकि y अक्ष पर हमेशा x 0 होता है। अब दूसरी बात है कि ऋणात्मक दिशा में 2 इकाई की दूरी पर है, तो यहाँ पर ऋणात्मक दिशा में 2 इकाई ये है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ये कुछ इस तरह से होगा कि जैसे ये ग्राफ पेपर जैसे होता है। अब ये है y अक्ष, तो इस पूरी लाइन पर y ये x 0 होता है। ये 2 इकाई ऋणात्मक है। देखो ये वाली साइड ऋणात्मक होती है y की, ठीक है, ऊपर वाली धनात्मक होती है। तो बिंदु यहाँ पर आ रहा है, तो ये इस बिंदु की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये बिंदु 0 होगा और -2 है, तो 0 है क्योंकि ये y अक्ष पर स्थित है, इसलिए x वाला 0 हो गया, x वाला हिस्सा। तो ये समझ में आ गया आपके। क्वेश्चन नंबर 2 है x अक्ष पर x अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु है। तो अब जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि y अक्ष पर x 0 होता है, इसी तरह से x अक्ष पर y 0 होता है। तो यहाँ पर y0 कहाँ कहाँ है? एक यहाँ y0 है और एक यहाँ y0 है, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब जो बिंदु है वो x अक्ष के धनात्मक दिशा में 3 इकाई की दूरी पर है, तो धनात्मक दिशा में 3 इकाई की दूरी ये होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। क्लियर हो गया? तो ये बिंदु अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये ग्राफ पेपर पर यानी जो कार्तीय तल होता है उसमें कहाँ पर ये बिंदु होगा, तो ये बिंदु है ये 1 2 3, यहाँ पर ये बिंदु स्थित है और ये 3,0 है। तो क्योंकि ये x अक्ष है तो इसलिए y 0 है यहाँ पर और ये 3 इकाई की दूरी पर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज ABC है और इसकी परिमाप दी है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर परिमाप है जो यह ब्लैक कलर का त्रिभुज ABC है। हमें बताना है जो ये अंदर वाला त्रिभुज है DEF, इसकी परिमाप क्या होगी। तो पहले मैं तो सीधे आपको आंसर बता देता हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पता है, आप जानते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर। अब ये क्यों है, इसकी थोड़ा लंबी एक्सप्लेनेशन है, तो इसको आप अच्छे से समझना। इसमें आपको मिड पॉइंट थ्योरम की मध्य बिंदु प्रमेय की एक प्रॉपर्टी है वो पता चलेगी। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन में लिखा है कि EBC का मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु है, FAC का मध्य बिंदु है। तो जो मध्य बिंदु प्रमेय है उसके अनुसार जैसे एक त्रिभुज है और यहाँ पर ये और ये मध्य बिंदु हैं और इनको हम अगर ज्वाइन करते हैं, इनको आपस में मिलाते हैं, उससे क्या होगा कि इसकी जो लंबाई है वो इसकी आधी होती है। तो यहाँ पर जैसे ये ABC है और ये बीच में DE आ गया, अगर D और E इनके मध्य बिंदु हैं तो इसकी लंबाई इसकी आधी होगी। तो यहाँ पर DE हो जाएगा BC का आधा। ये मध्य बिंदु प्रमेय की जो प्रॉपर्टी है
उसका एक रिजल्ट है, ठीक है। उसमें ये भी है कि मध्य बिंदु प्रमेय में ये भी चीज़ आती है और यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फोकस करो, इस पे फोकस करते हैं। चलो ये वाला जो है ये, तो क्योंकि E और F इनके मध्य बिंदु है, E BC का मध्य बिंदु है, F AC का मध्य बिंदु है, तो जो EF है हम यहाँ पर ये देखेंगे। अब देखो, आप अगर डिटेल में करना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि चूंकि F AC का मध्य बिंदु है और E BC का मध्य बिंदु है, इसीलिए मध्य बिंदु प्रमेय से जो EF होगा ये AB का हाफ होगा, ठीक है। तो जो EF होगा ये AB का हाफ होगा, AB का। इसी प्रकार से तो यहाँ पर मैं अब ये सीधा लिख रहा हूँ, ये हो गया। तो अब बात करते हैं इसकी, जो यहाँ पर है DF। इसी प्रकार से जो DF है ये हो जाएगा किसका, BC का आधा। और अब जो ये है, यानी अब क्या बचा, ये, तो जो ये है ये हाफ होगा AC का, यानी DE बराबर AC बटे 2। इतना ठीक है ना। और अब हम तीनों को प्लस करते हैं, तो इसलिए त्रिभुज DEF की परिमाप तो परिमाप क्या होगी, इसमें तीनों को प्लस करेंगे हम, तो प्लस में तीनों हैं, इसमें EF भी है, इसमें DF भी है और DE है ना। फिर तीनों को प्लस किया, यहाँ पे ये EF है, ये DF है और ये है, और यहाँ तीनों को प्लस करेंगे, ये हो गया AB बटे 2 प्लस BC बटे 2 प्लस AC बटे 2, यानी AB प्लस BC प्लस AC बटे 2। और इनको प्लस करके क्या है, AB प्लस BC प्लस AC, ये तो आप जानते हैं ABC की परिमाप है, यानी यह है 16 बटे 2 और आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका मान हमें यहाँ पर बताना है। तो ये प्रश्न, इस प्रश्न में हमें इसका मान याद करना है। तो देखो सिंपल है, पहले तो इनका गुणा करो, सिंपल। इसमें जो रूट के अंदर है उनका अलग गुणा होता है, जो रूट के बाहर है उनका अलग गुणा होगा। तो रूट के बाहर 5 और 3 है, इनका अलग गुणा होगा। और रूट के अंदर क्या क्या है, एक 6 इधर है और 3 इधर है, तो ये तो हुआ 5 तिया 15। अब यहाँ पर देखो 6 होता है 2 गुणा 3 और ये 3 यहाँ पर पहले से ही है, तो ये जोड़ा है। अब ये जोड़े में से ये बाहर आएगा, ध्यान रखना यहाँ तक तो सब ठीक है ना। रूट के अंदर अगर कोई जोड़े में है, पेयर में है, तो वो बाहर आ जाता है सिंगल बन के, और 2 का कोई जोड़ा यहाँ नहीं था तो वो वैसे ही लिखा जाएगा अंदर ही, वो नहीं बाहर आएगा। 15 तिया 45 √2, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या हमें बतानी है। देखो जब भी हमारे पास कोई संख्याएं दी होती हैं तो उनके बीच की संख्या बताने का क्या, बीच की संख्या निकालने का क्या तरीका है। मान लो कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक A है और एक B है। अगर हमें इनके बीच की संख्या निकालनी है तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं, या तो इनको प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, एक तो ये तरीका है, इससे इनके बीच की संख्या निकलेगी। दूसरा तरीका यह है कि इनको आपस में गुणा करो और वर्गमूल कर दो, इससे भी इनके बीच की ही संख्या आएगी। तो ये दोनों संख्याएं इनके बीच में हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमें संख्या परिमेय मिल रही है या अपरिमेय मिल रही है। तो देखो ये वाली प्रक्रिया वैसे यहाँ पर की हुई है,
लेकिन ये संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, इस वजह से ये करेक्ट नहीं है। ये वाली जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की गई है और ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो है ये एक अपरिमेय संख्या आ रही है। अगर हम इसको सरल करने का प्रयास करें तो 2 एकम 2 तो ऊपर हो गया रूट में, नीचे क्योंकि 7 2 बार है जोड़े में है तो वो बाहर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है तो इस वजह से ये पूरी की पूरी संख्या भी अपरिमेय हो गई है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास प्रश्न होता कि √2 और √3 इसके बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करो, तो फिर तो हम इसको प्लस करके अगर 2 से डिवाइड करते तो भी हमारा काम बन जाता और ये हमारा करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि इस केस में ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें ये भी देखना होता है कि क्या करके संख्या अपरिमेय मिल रही है। ठीक है, आप इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना। बाय द वे यहाँ पर अगर हम ये प्रक्रिया दोहराते, यानी इनको आपस में गुणा करो और फिर वर्गमूल कर दो, तो ये आएगा वर्गमूल और ये 3 दूने 6। वर्गमूल के अंदर थोड़ा अजीब सा संख्या आ रही है, लेकिन ये भी एक अपरिमेय संख्या होती तो हम यहाँ ये और ये दोनों कर सकते थे, लेकिन इस केस में हम ये नहीं करेंगे, यही करेंगे और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आकृति में यदि OP और RS, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं OP और RS ये आपस में समांतर हैं, ये कोण यहाँ पर दिए हैं, हमें कोण ज्ञात करना है PQR, ये कोण हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या जानकारी दी है कि ये आपस में समांतर हैं, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम Q से होते हुए एक रेखा खींचेंगे जो कि OP के समांतर है, तो अगर OP के समांतर है तो RS के भी समांतर होगी। तो कहने का मतलब है जो ये रेखा यहाँ पर, इसको हम XY नाम दे देते हैं, ये जो XY रेखा है ये दोनों के समांतर है, OP और RS के। ध्यान रखना, हमने ये ज्ञात करना है। अब ये कैसे ज्ञात होगा? तो अगर हमें किसी तरह से ये कोण मिल जाता है और ये कोण मिल जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे कि तीनों को आपस में जोड़ के 180 रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक रेखा में कोण अगर होते हैं, जितने भी कोण होते हैं उनका जो योग है वो 180 अंश होता है। ठीक है, तो अगर हमें ये मिल गया, ये मिल गया, तो हम तीनों को प्लस करके 180 लिख देंगे तो ये आ जाएगा। यही सिचुएशन यहाँ पर है। अब हमने ये कोण ज्ञात करने, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोण PQX प्लस कोण OPQ। तो एक काम करते हैं, समय बचाने के लिए मैं सीधे 110 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 180 डिग्री है, तो इससे हमें मिल जाएगा कोण PQS। 110 उधर जाएगा, 180 में से माइनस होकर 70 आ गया। अब आप ये सोचोगे सर ये क्या लिख दिया आपने? तो माय डियर, समांतर रेखाओं की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई रेखा इनको ऐसे काट रही है तो इसके एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश होता है। इसे और इसे हम प्लस करेंगे तो 180 आएगा, चाहे हम इससे और इसे प्लस करें तो भी 180 आएगा। तो यहाँ पर यही हुआ है कि क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, इसलिए इससे और इसे आपस में जोड़ेंगे हम तो 180 अंश आएगा। तो अगर ये 110 है तो ये 70 आएगा, और आप जिससे कि ये जोड़ 180 पूरा हो रहा है। ठीक है, तो ये 70 आ गया है। यही हम यहाँ पर करेंगे, कोण RQY प्लस ये जो 130 है ना, यानी ये और ये इसको जोड़कर भी 180 अंश आएगा। तो RQY ये इधर जाएगा तो 50 आ जाएगा, है ना, 180 में से 130 माइनस होकर। अब
तीनों को अब देखो, ये आ चुका है 70, ये आ चुका है 50 और ये हमने ज्ञात करना है, तो तीनों को लिख देते हैं। इसीलिए 70 प्लस जो हमें ज्ञात करना है एंगल पी क्यू आर प्लस 50, क्या होगा ये 180 अंश। तो एंगल पी क्यू आर बराबर ये 120 होगा, उधर जाएगा तो 180 में से 120 माइनस हुआ और ये 60 अंश आ गया और यही हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ये कह सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को तो किसी और तरह से मेरे टीचर ने कराया, या मैं इस क्वेश्चन को किसी और तरह से कर सकता हूँ। तो बिल्कुल माय डियर, आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को किसी और तरह से भी कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि एक तरीका ये भी है, क्योंकि ये 180, ये 110 अंश है ना ये वाला, तो ये वाला भी 110 होगा। इसको कहते हैं हम एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 110 होगा। ओके, और अब अगर मैं कि इसको भी हटाऊं यहाँ से, ये तो हो गया 110, और मैं केवल इसकी बात करूं, केवल इसकी, तो ये क्या होगा, ये तो अभी हमने निकाला ना 50। अब देखो ये पूरा का पूरा 110 है और यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो ये भी क्या होगा, ये 60 होगा। तभी तो ये 60 और 50 मिला के 110 हो रहा है। तो इस तरह से भी निकल सकता है, ये निकल गया। तो बात एक ही, ठीक है। अगर आपको समांतर रेखाओं की सारे प्रॉपर्टीज़ आती हैं, सारे बिल्कुल फॉर्मूले अच्छे से आते हैं, कॉन्सेप्ट आपके एकदम स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर तो आप बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स निर्देशांक को इस नाम से जाना जाता है। तो एक्स निर्देशांक को हम कहते हैं भुज। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोटि होता है वाई निर्देशांक। तो जब भी हम कोई ग्राफ पेपर, आपको पता है कि ग्राफ जो है इसमें हम किसी बिंदु को जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, दो संख्याएं, एक जैसे 2 4 ये मैंने लिख दिया, तो इसमें जो ये वाला है x, ये x होता है और ये वाला y होता है, y निर्देशांक। तो इस वाले का एक और नाम है भुज और इसका कोटि। तो कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो कि 2 4 है, कोई आपसे ये पूछे कि इसका x निर्देशांक बताओ, तो आप बोलोगे x निर्देशांक तो 2 है, y निर्देशांक बताओ, आप बोलोगे 4 है। लेकिन कोई आपसे पूछे कि इसका भुज क्या होगा, तो भुज यानी x, तो भुज उसका 2 होगा, है ना, और ये कोटि होगी। तो ये है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। देखो यह प्रश्न, यानी किसी भी त्रिभुज में जब 3 भुजाएं हमें दी होती हैं तो उसको हम हीरोन्स फॉर्मूला से, हीरोन के सूत्र से करते हैं। उसके अनुसार उसमें क्या होता है कि देखो ये जो भुजाएं हैं इनको हम ABC नाम दे देते हैं। तो A है 6 सेंटीमीटर, B 8 सेंटीमीटर और C है 10 सेंटीमीटर। इसमें हम अर्ध परिमाप S भी लिखते हैं, जो कि तीनों को प्लस करके और फिर 2 से भाग देने से आता है। तो ये हो गया 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। हमें S मिल चुका है, ABC हमारे पास है, तो आराम से हम हीरोन्स फॉर्मूला निकालेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर उसकी भुजाएं दी हैं तीनों ABC, तो होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ऊपर हमारे पास देखो SB है, ABC सभी है, तो वैल्यूज़ को हम रख सकते हैं आराम से। तो ये हमने मान रख दिया है S का, AB और C का। अब इसको हल करेंगे हम। 12 में से 6 गया 6, 12 में से 8 गया 4 और 12 में से 10 गया 2। ओके, इसके बाद की क्या प्रक्रिया है, इसके बाद जो हम देखो
सिंपल तरीका है कि इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। जैसे 12 होता है 2 गुणा 2 गुणा 3, है ना, 2 दूनी 4 तियाँ 12। फिर 6 है 2 तियाँ 6। फिर 4 है 2 दूने 4 और 2, है ना। और अब क्या करते हैं, जोड़े में से एक जोड़े को बाहर ले लेते हैं तो एक बन के बाहर आता है, यानी ये 2 बाहर आ गया। 3, ये हमारे पास 3 भी जोड़े में है, वो भी बाहर आ जाएगा। फिर ये वाला 2 भी जोड़े में है और ये वाला 2 भी जोड़े में है। 2 तियाँ 6 दुने 12 दुने 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि x की घात 2n-6, देखो x की घात 2n-6 अगर ये 1 है तो n का मान क्या होगा। देखो माय डियर, घातों में एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी की भी घात अगर 0 है तो वो 1 होगा। तो यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये है कि ये पक्की बात है कि ये 0 है, क्योंकि तभी यहाँ पर 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2n-6 बराबर है 0, और यहाँ पर 2n बराबर 6 और n बराबर 6/2 यानी 3। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक वृत्त है, ओ वृत्त का केंद्र है, ये 80 अंश है, हमको x का मान ज्ञात करना है। और राइट, तो कैसे करेंगे, तो देखो माय डियर, एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है वृत्त की कि अगर आधार एक जैसा हो, यानी एक समान आधार हो, तो यहाँ पर ये एक आधार है, ये चाप जो है, ठीक है ना। तो इससे केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के दुगना होता है। तो केंद्र पर जो कोण बनता है ये इसके दुगना है, यानी ये है जैसे, तो एक कोण तो ये है, ठीक है। और यहीं से अगर मैं यहाँ कोण बनाऊंगा तो ये वाला कोण आधा हो जाएगा, ये इसका दुगना होगा। यानी अगर ये है 50 तो ये हो जाएगा 100 अंश, ठीक है। यानी अगर हम उल्टा भी कह सकते हैं, ये 100 है तो ये 50 होगा। तो समझ गए ना, केंद्र पर जो कोण बनता है दुगना होता है इसके। तो सिंपली हम कहेंगे कि यहाँ पर है कोण ACB लिखो या सीधा x लिखो, ये होगा जो AOB कोण है उसका हाफ, यानी 80 डिग्री का हाफ, तो ये 40 अंश हो जाएगा। और ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते थे, कितनों के आपने सही आंसर दिए। और आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके पास वीडियोस आते रहेंगे जिससे कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी।